हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से विवोक ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि फाइनेंस के सोर्स क्या हैं, उसमें इंटरनल पढ़े थे और कुछ एक्सटर्नल भी पढ़े थे। एक्सटर्नल को ही आज कंटिन्यू करेंगे। बाहरी स्रोत जहाँ पर बिजनेसमैन या जो भी बिजनेसमैन से रिलेटेड पर्सन है जो ये वर्क कर रहा है फाइनेंस कलेक्ट का, तो वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि मैं बाहर से ऐसे कौन कौन से स्रोत है जहां से पैसा ले सकता हूं। ठीक है, तो वो पहले देखता है कि बैंक लोन, फिर वो ट्रेड क्रेडिट देखता है। ठीक है, उसके बाद साहूकार और जो भी ये देसी बैंकर्स हैं इनसे पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी सोर्स फाइंड करते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। अब बिजनेस चलाना है और हमने बात करी है कि बिजनेस में पैसा जो है, वित्त है, वो ब्लड की तरह काम करता है। जिस प्रकार एक शरीर में ब्लड काम करता है उसी तरह एक बिजनेस में वित्त काम करता है। ठीक है, अब उसमें हमने पढ़ लिए एक्सटर्नल के बैंक से लोन ले सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा आप शॉर्ट टर्म लो चाहे लॉन्ग टर्म लो, है ना। उस पे आपको क्या करना होगा, ब्याज चुकाना होगा, ब्याज दर दी गई होगी और आपको पे करनी होगी। ठीक है, तो उसके अलावा देसी बैंकर्स थे जिसमें महाजन और कौन, आड़तिया, ये लोग होते थे, सेठ, है ना। तो ये लोग देसी बैंकर्स ये भी लोन देते हैं और ब्याज वसूलते हैं, राइट। तो हम इनसे भी पैसा ले सकते हैं। उसी तरह और क्या क्या थे, हमने बात करी थी व्यापारिक साख की। अगर हम उधार में माल का क्रय विक्रय कर रहे हैं तो एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी में विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी द्वारा क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, फंड कलेक्ट करने का एक सोर्स है, राइट। आज उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्सेस, हमने डिस्कस कर लिया था ट्रेड क्रेडिट के बारे में। उसके बाद साहूकार, देसी बैंकर्स, हमने बात करी थी इसके बारे में भी। और फिर बैंक ऋण, बैंक लोन आप ले सकते हो, किसी भी प्रकार का लोन बैंक प्रोवाइड करवाती है तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए भी देती है। फिर सार्वजनिक जमाएं, पब्लिक डिपॉजिट की बात करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस है, सपोज कोई बिजनेस है और उसकी क्रेडिट बहुत अच्छी है, मार्केट में बहुत रेपुटेटेड है, उसकी गुडविल बनी हुई है, ठीक है, तो हर कोई चाहेगा कि उसके बिजनेस में पैसा लगाए, इन्वेस्ट करे। तो बिजनेसमैन क्या करता है, जब उसको वित्त की आवश्यकता होती है तो वो पब्लिक से जमाएं स्वीकार करता है, सार्वजनिक निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। तो पब्लिक क्या करती है, अपना पैसा उस व्यवसाय में विनियोजित करती है और बदले में ब्याज प्राप्त करती है। और जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट की रेट हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि रिस्क भी होती है। पब्लिक अगर किसी बिजनेस में पैसा लगा रही है तो क्या पता उसका पैसा वापस मिले ना मिले, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट, ब्याज की जो दर है वो भी ज़्यादा होती है, ये हमने डिस्कस करा पब्लिक डिपॉजिट में। तो पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट करा तो वो भी एक्सटर्नल सोर्स हुआ, बिजनेस के अंदर से तो नहीं लिया, बाहर से लिया है। बाहर किससे लिया है, पब्लिक से लिया है, तो ये हो जाएगा पब्लिक डिपॉजिट, सार्वजनिक जमा। अब है साझेदार को शामिल करके। अब ये क्या बात हुई साझेदार को शामिल करके, सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहते हो मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम करना चाहता हूँ। इतना बड़ा बिजनेस है, अकेले थक गए हैं कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, एक और जना चाहिए और प्लस बिजनेस में पैसा भी चाहिए। तो वो सोर्स होता है पार्टनरशिप का। आप क्या करिए, एक ऐसा पार्टनर ढूंढिए, यानी आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, जो क्या करेगा, आपके बिजनेस में ऐड हो जाएगा और साथ ही साथ पैसा भी लेकर आएगा कि इतना पैसा मैं भी तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो लेकर आता है, तो वो पार्टनरशिप से आपके बिजनेस में पैसा भी आ जाएगा और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी, वो भी काम देखेगा, यानी दोनों मिलके बिजनेस चलाएंगे तो पार्टनरशिप हो जाएगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, साझेदार को शामिल करके भी बिजनेस में पैसा
जनरेट कर रहे हैं ताकि वो पैसा लेकर आएगा और उस पैसे से हम हमारी जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल करेंगे। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्सेज का क्या है, एक टर्म्स है जो हमने डिस्कस करी है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है साधारण अंश या समता अंश, ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है, हम वो बात कर सकते हैं, ऑर्डिनरी फ्रैक्शन। तो सबसे पहले साधारण अंश, अंश क्या होता है ये आपको समझा देते हैं पहले, तो हम आपको फिर आसानी से समझा पाएंगे कि शेयर से आप कैसा पैसा एक्सटर्नल तौर पर पब्लिक से ले सकते हैं। अंश की बात हो रही है। अंश से आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया हो रहा होगा, मैम शेयर, अब अंश शेयर, आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना कि आज शेयर मार्केट उतार पर है, चढ़ाव पर है, मार्केट में ये शेयर आया है, ठीक है, या इसका न्यूज़पेपर में आईपीओ आया है, ऐसे आपने सुना है? तो बस वही चीज है यहाँ पर भी, शेयर का मतलब होता है अंश। अब किसका अंश, किसका हिस्सा? अंश का मतलब हम हिस्सा कह सकते हैं। तो अंश वह चीज है जिसमें वो किसी का भाग होता है, वो किसी का हिस्सा होता है। अब बात यहाँ आ रही है वो किसका है, तो वो हिस्सा होता है पूंजी का, कैपिटल का। इसमें एग्जाम्पल से हम समझते हैं, सपोज मुकेश अंबानी है, ठीक है, मुकेश अंबानी है और रिलायंस कंपनी के शेयर निकालती हैं। क्या करती है? रिलायंस कंपनी शेयर निकालती है। वो क्या करती है? वो अपनी कैपिटल के टुकड़े कर देती है, शेयर मतलब टुकड़े, हिस्से कर देती है। तो हिस्से कैसे कर देती है? जैसे कि उसको कैपिटल की जरूरत है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया चाहिए उसको, उसने बोल दिया मुझे बैंक से लोन नहीं लेना है, मेरे को पार्टनर नहीं रखना है, ठीक है, और मुझे पब्लिक से लेना है, तो मैं किस तरीके से ले सकता हूँ? तो उसको आइडिया दिया उसके फाइनेंशियल मैनेजर ने, क्या दिया कि आप शेयर इशू करिए, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है ना, तो आप शेयर इशू करिए, तो आपकी कैपिटल 1 लाख की जरूरत है। तो उसने क्या किया, 1 लाख के टुकड़े कर दिए, 1000 शेयर बना दिया एट द रेट 100 रुपए, ठीक है, एट द रेट 100 रुपीज, यानी उसने अपने कैपिटल के कितने टुकड़े कर दिए? 1000 शेयर बना दिए, यानी एक शेयर की कीमत, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। एक शेयर की कीमत कितनी है? एक अंश की कीमत है 100 रुपए। तो 1000 शेयर की कीमत कितनी होगी? 1 लाख होगी। 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपए हो गई। तो उसने क्या करा, अपनी पूंजी के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, हिस्से कर दिए, तो और शेयर कर दिया, तो उसको शेयर कहा गया। यहाँ पर 1000 टुकड़े कर दिए उसने, तो 1000 हो गए शेयर, राइट। अब क्या करते हैं, ये 1000 रुपए, 1000 की शेयर है, 100 रुपए की प्रति शेयर की रेट है, और हमारा 1 लाख रुपया कंप्लीट हो रहा है पूंजी का। अब वो क्या करती है, ये 1000 शेयर पब्लिक में, जनता में निर्गमित करती है, इशू कर देती है। तो हर कोई चाहेगा कि हम पैसा लगाएं, कहाँ? मुकेश अंबानी के बिजनेस है, रिलायंस से जानी मानी कंपनी है, तो हर कोई चाहेगा ना। आपके पास ऑप्शन आता है तो आप भी परचेज करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में उस शेयर की वैल्यू हाई जाएगी, क्योंकि वो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, राइट। तो क्या करा जाता है फिर कंपनी में, 1000 के शेयर उसने इशू कर दिए जनता को। अब जनता क्या करती है, अपने हिसाब से परचेज करती है। कोई 100 परचेज करता है शेयर, कोई 200 करता है, कोई 50 करता है, तो कोई 10 करता है। तो अगर कोई 10 शेयर परचेज कर रहा है, सपोज आप ही हैं, एक स्टूडेंट है, वो सोचता है मेरे को भी इन्वेस्ट करना है, मैं 10 शेयर परचेज कर लूँ, तो आपको पता है एक शेयर की कीमत 100 है, तो 10 शेयर आपको 1000 रुपये देने होंगे। उसी प्रकार बहुत से लोग हैं और वो शेयर देंगे,
शेयर खरीदेंगे और अमाउंट पे करेंगे। तो इस प्रकार अब हमारे पास पब्लिक से 1 लाख रुपया आ गया, पब्लिक से 1 लाख रुपया आ गया, वो हमारी कैपिटल थी जो हमने डिसाइड करी थी कितनी पैसा हमें चाहिए। तो पब्लिक से हमने ले लिया शेयर के रूप में, ठीक है। तो शेयर के रूप में जो हमने पब्लिक से पैसा लिया तो वो भी तो बिजनेस में आया, लेकिन किस तरीके से, एक्सटर्नल, बाहर के लोग, जनता ने उसमें पैसा दिया है, तो वो फंड भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फंड हो जाएगा। तो हम इसको एक बार इसकी डेफिनेशन से और समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखो शेयर लिखा है, शेयर पब्लिक को शेयर जारी कर फंड इकट्ठा किया जाता है। वही बात है, पब्लिक को शेयर जारी कर दिए और क्या कलेक्ट कर दिया, पैसा कलेक्ट कर दिया बिजनेस में। जारी किए जाने वाले अधिकृत शेयरों की संख्या और प्रत्येक शेयरों का मूल्य निर्दिष्ट है, ठीक है। जैसे मैंने बात करी 1000 शेयर की संख्या और प्रत्येक शेयर का मूल्य हमने 100 बताया था, वो लिख दिया जाता है। यह शेयर जारी करके एकत्र की जाने वाली पूंजी के आधार पर तय किया जाता है। हमें जितनी पूंजी चाहिए उसके हिसाब से हम शेयर और शेयर की वैल्यू डिसाइड करेंगे, ठीक है। किसी नई चिंता को शुरू करते समय मौजूदा फंड में विस्तार सुधार करने का निर्णय लिया जाता है। अब सीधी सी बात है, आपको बिजनेस में पैसा चाहिए तभी तो आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, तभी तो आप शेयर इशू कर रहे हो, है ना। तो जब पैसा मिल गया, शेयर इशू करे और पैसा पब्लिक से मिल गया, तो वो फंड हमारे लिए शेयर कैपिटल के रूप में आया और वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स हुआ, राइट। हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज मैं आपको यहां बता देती हूं कि अगर 1000 शेयर हैं @100 के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए की कैपिटल की नीड है और शेयर हो गया 1000 और एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो इतनी अमाउंट रिसीव हो रही है। पब्लिक है अपने बिजनेस में पैसा दिया है, अपनी कंपनी में पैसा दिया है, तो बदले में यूं थोड़ी पैसा दे रही है, कोई भी पर्सन है या जनता है यूं थोड़ी पैसा देगी। क्या चाहती है बदले में, रिटर्न्स से क्या रिटर्न चाहती है ना बदले में कंपनी। तो जब रिटर्न की बात कर रहे हैं तो रिटर्न के रूप में क्या मिलता है, क्या वसूलती है अपन से, डिविडेंड। क्या, डिविडेंड। प्रतिफल के रूप में हमें जनता को क्या देना होगा, डिविडेंड, लाभांश देना होगा। लाभों का एक अंश देना होगा, ठीक है, लाभांश देना होगा। तो इसमें अब क्या क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले संचयी वरीयता शेयर। अब शेयर को भी इन्होंने बताया है कि ये शेयर कौन सा कहलाता है, ये शेयर कौन सा कहलाता है। तो फर्स्ट है संचयी वरीयता वाले शेयर। अब संचयी वरीयता वाले शेयर क्या कहलाते हैं, वे शेयर, अब नाम से पता चल रहा है संचयी है, यानी इनके लिए पहले से ही रिजर्व है। क्या रिजर्व है कि अगर एक निश्चित वार्षिक लाभांश के हकदार हैं, ये हकदार हैं प्रॉफिट के, यदि पूर्ण लाभांश का भुगतान किसी भी वर्ष कंपनी को कम लाभ के कारण करना पड़ा या नहीं किया जाता है, तो शेष घाटे का भुगतान भविष्य के मुनाफे से किया जा सकता है। सिंपल सी चीज है। क्या है, सपोज आपको 10,000 का प्रॉफिट जनता में बांटना है, ठीक है। लाभांश अगर उन्होंने पैसा लगाया बिजनेस में तो डिविडेंड देना होगा। सपोज 2020 में आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, तो शेयर होल्डर बोलेंगे क्या भाई प्रॉफिट कितना, डिविडेंड कितना, हमें डिविडेंड चाहिए। तो आप क्या बोलते हो, संचयी वालों को, संचयी वरीयता वालों को बोलते हैं कि अभी तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं है या घाटा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर 2021 में आपको ये वाला जो हमने यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया ना, वो यहाँ पर 2021 में दे देंगे, ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर दे देंगे। तो कम्युलेटिव है प्रॉफिट। उसके बाद दूसरा
घेर संचय वरीयता यानी जिनके लिए घेर संचय वरीयता यानी जो हमने भी एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास ना ही प्रॉफिट है और हम घाटे में हैं 2020 में, सपोज कोरोना की वजह से हम घाटे में हैं यहाँ पर 2020 में, तो हम बोलते हैं हमारी कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है बल्कि घाटा चल रहा है 2020 में, तो लोग तो बोलेंगे भाई हमने तो पैसा लगाया, पैसा बिजनेस में दिया था शेयर के रूप में, तो आपको तो क्या है नेक्स्ट ईयर हमें पैसा दो। तो जो 2021 में पैसा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं वो तो कहलाते संचय वरीयता, लेकिन जिनको बोल दिया जाता है अगले वर्षों में भी प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, यानी आगे जितने भी वर्ष होंगे उसमें आपको लाभांश नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे शेयर धारक, ऐसे शेयर घेर संचय वरीयता वाले कहलाते हैं। यानी वे एक निश्चित वार्षिक लाभांश के हकदार हैं, लेकिन शेयरधारकों को भविष्य में मुनाफे से बकाया नहीं मांग सकते। मुनाफा अगर होता है प्रॉफिट तो भविष्य में बकाया नहीं मांग सकते। हमारा पिछले बाकी चल रहा है, हमारा प्रॉफिट बाकी चल रहा है जो आपने 2020 में नहीं दिया, तो ये शेयरधारक को कोई हक नहीं है कि 2021 में यानी आगामी वर्षों में, अगले वर्षों में जब लाभ हो तो उसमें प्राप्त करने का हिस्सा रखें। ठीक है, पिछला मतलब बकाया नहीं मिलेगा। आज प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन आज प्रॉफिट नहीं है तो नेक्स्ट ईयर आज वाला प्रॉफिट भी आपको पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में, तो वो कहलाते हैं संचय वरीयता वाले शेयर। ठीक है, अब है भाग लेने वाले शेयर। अब भाग लेने यानी हिस्सा लेने वाले, यानी आपने प्रॉफिट बांट दिया सबको, आपके पास प्रॉफिट था, जो जो हकदार रखते थे सबको बांट दिया, फिर भी कुछ प्रॉफिट बच गया है, तो जिसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं, जो भाग लेने वाले हैं, वो कहलाते हैं भाग रखने वाले शेयर, भाग लेने वाले शेयर। उसके बाद है साधारण शेयर, ऑर्डिनरी शेयर कह सकते हैं। तो साधारण शेयर धारकों को आमतौर पर वरीयता शेयर धारकों की तुलना में लाभांश की उच्च दर का भुगतान किया जाता है। वरीयता शेयरों को पर ऐसा करने के बाद ही साधारण शेयरों पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, सिंपल है, साधारण शेयर वो शेयर है जब आपके पास प्रॉफिट है तब देना है, बदले में आपको हाई इंटरेस्ट रेट देनी है। ऑब्वियसली हाई रेट की जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो है जो हम बात कर रहे हैं हाई रेट की, वो ऑब्वियसली डिविडेंड की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो डिविडेंड की बात हो रही है, तो साधारण शेयर तो क्या होते हैं, वो होते हैं जो हाई रेट की लाभांश, ये लिखा हुआ है लाभांश की उच्च दर का भुगतान किया जाता है और अधिक जोखिम रखते हैं। जो ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो रिस्क भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करें तो हमें स्ट्रगल भी ज़्यादा करना पड़ेगा। उसी तरह बिजनेस में है, अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हो, प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हो, तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो ऑर्डिनरी शेयर क्या करते हैं, रिस्क भी ज़्यादा होती है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इनको कहा जाता है इक्विटी शेयर्स। क्या कहा जाता है, इक्विटी शेयर्स कहा जाता है, समता अंश कहा जाता है ना, सामान्य अंश, साधारण अंश होते हैं ये। उसके बाद आस्थगित शेयर। आस्थगित शेयर क्या होता है, जिनको आस्थगित शेयर पर लाभांश का भुगतान आखिर में किया जाता है, सबसे एंड में इनको प्रॉफिट दिया जाता है, बच जाता है, तो पहले वरीयता वालों को दे देते हैं, जिनको प्रेफरेंस दे रखी है कि आपको पहले प्रॉफिट देना है तो उनको दे देंगे, फिर जो भी हमारे सामान्य अंशधारी हैं उनको दे देंगे। उसके बाद अगर कुछ बचा तो दे दिया जाता है किसको, आस्थगित शेयर वालों को। ठीक है, जो कि अंत में जो कुछ भी बचा है वो दे दिया जाता है, उसका भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने अभी क्या डिस्कस करा, साधारण अंश की बात करी,
साधारण अंश या समता अंश, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इनको कोई वरीयता नहीं होती, कोई प्रेफरेंस नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो डिविडेंड या प्रॉफिट नहीं देंगे। ठीक है, इनके पास हाई रेट का रिटर्न होता है, तो रिस्क भी क्या होती है, हाई होगी। वो सब कंपनी के ऊपर है कि अगर रिटर्न ज़्यादा दे रही है, डिविडेंड की रेट जो है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज़्यादा होगी। पर इनको कोई वरीयता नहीं होती है, ये साधारण होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, समता अंश और साधारण अंश। ठीक है, उसके बाद हमने संचयी पढ़े। संचयी में जिनका प्रॉफिट अभी नहीं होने की दशा में, वर्तमान में घाटा है या अभी प्रॉफिट नहीं है, तो उनको फ्यूचर में आज का, वर्तमान का यानी बकाया दिया जाता है। यानी जो बकाया प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। वो अंश कौन से कहलाते हैं, संचयी अंश। और दूसरा असंचयी। अब असंचयी क्या कहलाते हैं, आज प्रॉफिट नहीं है, लॉस चल रहा है, बिजनेस में घाटा चल रहा है, तो आज का जो बाकी है वो फ्यूचर में नहीं मिलेगा, खत्म, आज का ही कैंसल। यानी आज बोलते हैं ना, रात गई बात गई, वही वाला सीन है। अगर आज प्रॉफिट नहीं है, नहीं दिया, ठीक है, तो ऐसे वाले अंश को कहा जाता है असंचयी, यानी जिसके लिए कोई संचित ही नहीं किया है, यानी जिसका बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, तो ऐसे अंश क्या कहलाते हैं, ऐसे शेयर कहलाते हैं असंचयी। फिर बात करी आस्थगित। आस्थगित अंश जिनको सबसे एंड में प्रॉफिट मिलता है, सबसे अंत में लाभांश प्राप्ति का अधिकार या लाभांश प्राप्त होता है। तो हमने क्या देखा, अभी हमने ये बात डिस्कस करी कि आस्थगित अंश वो होते हैं जिनको सबसे एंड में, यानी जिसको प्रेफरेंस से सबसे पहले दे दिया जाता है और एंड में होता है तो वो दे दिया जाता है अस्थगित वालों को। इसी के साथ हम वापस अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं कि अंश से पब्लिक में शेयर इशू करके पब्लिक से हम पैसा ले लेते हैं, वो हमारी शेयर कैपिटल होती है और वो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है, क्योंकि हमने पब्लिक से पैसा लिया और हम हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ दूसरा एक्सटर्नल का जो फैक्टर है वो देख लेते हैं। अब बात हो रही है इसमें पूर्वाधिकार अंश, जिसको कहा गया प्रेफरेंस शेयर। अब पूर्वाधिकार अंश क्या है, समतांश तो हमने देख लिए, पूर्वाधिकारी, आपको इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, पूर्व प्लस अधिकार, पूर्व प्लस अधिकार है ना, यानी पूर्व यानी पहले और अधिकार जो अधिकार मिलते हैं, तो जिनको पूर्व में अधिकार मिलते हैं। अब पूर्व में किससे, समतांशधारियों से पूर्व में 2 अधिकार मिले हैं इनको, वो क्या है वो डिस्कस करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है कि पीएस किसको कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर किसको कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्वाधिकारी अंश, पूर्व में अधिकार रखते हैं। अब पूर्व में क्या अधिकार रखते हैं,
2 अधिकार रखते हैं पूर्व में। कौन कौन से? फर्स्ट, निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। क्या है फर्स्ट? निश्चित दर से लाभांश, डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार। भाई हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में फिक्स रेट से रिटर्न नहीं मिलते, जितना मुनाफा होगा उतना मिलेगा, राइट? जब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, सामान्य समतांश की बात करें तो उसमें इक्विटी जो डिविडेंड है वो क्या है? कंपनी के ऊपर है, अगर प्रॉफिट है तो दे देंगे, कोई फिक्स रेट से रिटर्न नहीं है। हम अगर बात कर रहे हैं इक्विटी की, ये लीजिए इक्विटी, समतांश की बात करें तो समतांश में कोई फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता है। फिक्स रेट से जैसे 5%, 10%, 15%, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, फिक्स रेट नहीं है डिविडेंड की, राइट? जितना होगा देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, हुआ और नहीं देने की इच्छा है तो भी नहीं देंगे, ये बात इसमें चलती है, यानी कंपनी के ऊपर है, ठीक है? तो फिक्स रेट से रिटर्न नहीं मिलते हैं इक्विटी में। लेकिन प्रेफरेंस वालों को पहली प्रेफरेंस ही यही दी गई है कि आपको फिक्स रेट से रिटर्न मिलेगा। यानी अगर हम बात कर रहे हैं, आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको प्रेफरेंस शेयर आपने परचेज करे हैं, तो क्या है, आपको पहले बोल दिया जाएगा भाई आपको 10% लाभांश दिया जाएगा, ये फिक्स रेट है, आपको 10% हर बार मिलेगा रिटर्न। तो ये प्रेफरेंस दिया है पूर्वाधिकार वालों को। साथ ही साथ कंपनी के समापन पर, कंपनी के समापन पर या जब कंपनी एंड हो रही है, खत्म हो रही है, वाइंड अप हो रही है, कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का अधिकार, पूंजी वापसी का अधिकार। अब ये क्या चीज है? कंपनी का जब एंड हो रहा है तो क्या करना होगा? पब्लिक से जहां जहां से पैसा लिया है ना शेयर के रूप में, तो पब्लिक को वापस देना होगा। तो क्या है, शेयर की बात में, शेयर कैपिटल में क्या होता है, जो हम समतांश की बात कर रहे हैं ना, तो समतांश में ये फिक्स नहीं है कि जब कंपनी एंड होगी तो आपको आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी पब्लिक ने जो आपके पास पैसा लगा रखा है ना बिजनेस में, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी डूब गया तो डूब गया, रिटर्न भी फिक्स नहीं है, ठीक है? तो ये इक्विटी हो गया। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में पहला राइट तो हो गया, फिक्स रेट से रिटर्न मिलेंगे, और दूसरा जब कंपनी का एंड होगा तो आपको पैसा जनता का देना ही होगा। यानी जिसने इन्वेस्ट करा है, जितनी अमाउंट का क्लेम कर रहा है, उतनी अमाउंट आपको पे करनी ही होगी। ये देखिए, कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का अधिकार। सपोज ये मोहन है, ठीक है, ये मोहन है और ये कंपनी है, ठीक है? कंपनी में इसने क्या करा? प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, यहां से प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, पीएस खरीद लिए। कितने खरीदे? 100 शेयर ही खरीदे, उसके पास पैसे कम होंगे, इसने 100 शेयर ही खरीद लिए, ठीक है? एट द रेट 10 पे था तो इसने 1000 रुपया क्या करा? 1000 रुपया कंपनी को दे दिया। 100 शेयर खरीदे 10 वाले, 10 की रेट के, तो 1000 रुपये कंपनी को दे दिया। और कौन से शेयर खरीदे? प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश। तो मोहन को फिक्स रेट से रिटर्न मिलेगा। भाई 12% रिटर्न फिक्स दर चल रही है तो वो मिलेगी इसको, क्योंकि इसने पूर्वाधिकार अंश खरीदा है। साथ ही जब कंपनी बंद हो रही है, समापन की स्थिति है, तो जो ये 1000 रुपया है ना जो इसने कंपनी में दे रखा है, तो वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा, वापस इसको रिसीव करने का अधिकार होगा। तो यही क्वालिटी है प्रेफरेंस शेयर की, जिसमें निश्चित दर से लाभांश भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ समापन पर पूंजी भी मिलेगी। लेकिन इक्विटी वाले बेचारे, इक्विटी वालों का तो रिटर्न ही फिक्स नहीं है, फिक्स रेट का जो रिटर्न है वो है ही नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं है।
साथ के साथ जब बिजनेस एंड होगा तब भी भरोसा नहीं कि पैसा दिया जाएगा। अब जैसे कि सोहन, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सोहन पैसा लगाया कंपनी में, सैलरी वैलरी आ रही है सोहन की, सोहन ने क्या करा, शेयर खरीदे, मैं तो शेयर खरीदूंगा, इसने 1000 शेयर खरीदे। कौन से खरीदे, इक्विटी वाले, कौन से, इक्विटी शेयर्स, साधारण अंश खरीदे इसने, पूर्वाधिकारी अंश नहीं खरीदे, ठीक है। कितनी रेट से, @10, एक शेयर 10 रुपए का 1000 खरीदे तो कितने हुए, 10,000 रुपए इसने विनियोजित करे, इस कंपनी को दिए। अब इसने इक्विटी वाले खरीदे, ठीक है। तो अब पहली बात, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है या फिक्स लाभांश दर नहीं है, हिंदी में लिख देते हैं निश्चित लाभांश दर नहीं है। कंपनी ने बोल दिया सोहन को, आप पैसा तो लगा रहे हो, हम आपको डिविडेंड देंगे, लेकिन डिविडेंड की कोई रेट फिक्स नहीं है कि 10% देंगे, 12 देंगे, 15। हमारे पास आज प्रॉफिट इतना है, हम 5 देंगे, नेक्स्ट ईयर इतना है तो हम 10 देंगे। हो सकता है कि आज हम कुछ ना दें, हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है। तो ये कंपनी डिसाइड करती है, तो उसने इक्विटी खरीदे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, फिक्स रेट से रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी ज़्यादा रिटर्न देगी। रिटर्न फिक्स नहीं है तो कभी नहीं दिया, सपोज किसी वर्ष नहीं दिया, किसी वर्ष दे दिया 10%, किसी वर्ष दे दिया 12%, तो किसी वर्ष दे दिया 20%, ज़्यादा भी दे रही है। तो सोहन को यही लालच था कि प्रेफरेंस शेयर में तो फिक्स है भाई 10% ही मिलेगा, लेकिन इक्विटी में तो 20 भी मिल सकता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि किसी वर्ष नहीं भी मिलेगा या कम भी मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि रेट ही फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है, फ्लक्चुएट हो रही है। उसी के साथ अगर सपोज कंपनी डूब रही है, बंद हो रही है, समापन हो रहा है, तो जो उसने 10,000 रुपये लगाए हैं, कंपनी को दिए हैं, तो कंपनी की कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी 10,000 रुपये उसको फ्यूचर में देगी, क्योंकि समतांश है, पूंजी वापसी का अधिकार नहीं रखते हैं। कौन, इक्विटी शेयर धारक। तो सोहन इक्विटी शेयर धारक है, जबकि हमने बात करी मोहन की, तो मोहन ने कौन सा अंश खरीदा था, मोहन ने खरीदा था प्रेफरेंस शेयर। भाई भले उसको 12% से प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो 1000 रुपये प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसीलिए जो 2 अधिकार रखे गए हैं उसी के आधार पर पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है और पर्सन के ऊपर डिपेंड है वो कौन सा शेयर परचेज करता है। पर कैसे भी परचेज किया जा रहा है, कंपनी को तो पैसा प्राप्त हो रहा है, फंड रेज हो रहा है। किस तरीके से, एक्सटर्नल तरीके से, पब्लिक से प्राप्त हो रहा है। अब थर्ड देखते हैं कि किस तरह से कंपनी को पैसा प्राप्त हो रहा है एक्सटर्नल तरीके से। अब है ऋण पत्र। ऋण पत्र, अब इसको डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा, पहले तो ऋण, लोन और पत्र। पत्र यानी पेपर। पेपर लोन क्या है, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं, वैसे तो लोन लेटर लिखा हुआ है, पर ये क्या होता है, जैसे कि पब्लिक से पैसा मंगवाया तो ये लोन बताते हैं कि हम पब्लिक से लोन ले रहे हैं, बकाया उनको क्या दे रहे हैं, लोन लेटर दे रहे हैं। यानी पब्लिक ने पैसा बिजनेस में लगाया, पैसा लगाया, पब्लिक को एक लोन लेटर मिल जाता है। जब इक्विटी शेयर्स मिलते हैं तो इक्विटी शेयर्स का लेटर मिलता है। तो क्या होता है, यहाँ लोन लेटर जो है वो एक्सेप्ट करती है, ऋण पत्र एक्सेप्ट करती है कि यार इतने का लोन लिया है। जैसे कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन से समझाती हूँ।
यहाँ लिखा है डिबेंचर, इंग्लिश में ऋण पत्र को कहा गया है डिबेंचर। डिबेंचर हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। ठीक है, क्या कहा गया है ऋण पत्र के बारे में? एक निश्चित दर, सबसे पहले बात इनमें फिक्स रेट होती है। ठीक है, ब्याज का भुगतान डिबेंचर पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यह राशि बताई गई संख्या के बाद चुकाने योग्य होती है कंपनी को। देखो इसकी डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अपन इजी वे में ही समझते हैं कि डिबेंचर क्या है। क्या होता है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, पब्लिक से पैसा ले रही है और साथ में क्या दे रही है, पब्लिक को ऋण पत्र दे रही है। भाई हमने आपसे क्या लिया है, लोन लिया है, तो लोन लेटर दे रही है, लोन पेपर दे रही है, पर पैसा तो पब्लिक को मिल ही रहा है, पब्लिक से कलेक्ट किया ही है और कंपनी को मिल ही रहा है। ठीक है, तो फंड तो कलेक्ट हो गया, कैसे हुआ, एक्सटर्नल तरीके से भी हुआ। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं डिबेंचर क्या है। तो डिबेंचर में एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट, फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना होता है या लगाया जाता है। तो जो धारक है उसको तो मिलेगा, तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट होता है, जैसे 10% है, 12% है। ठीक है, तो अगर कंपनी पैसा ले रही है डिबेंचर के रूप में तो उसको देना पड़ेगा फिक्स रेट से ब्याज, किसको, पब्लिक को। तो एक तरह से लोन की तरह ट्रीट कर रही है, पब्लिक से पैसा तो ले रही है, लोन की तरह ट्रीट कर रही है और बदले में एक पेपर एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ हमने आपसे इतना ऋण लिया है और एक समय अवधि में हमें चुकाना है। ठीक है, तो वो बात है इसके ऊपर। तो फिक्स रेट होती है। और दूसरी बात, कोई भी इसमें बंधक नहीं होती है, बंधक या हम कह सकते हैं इसको सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। पैसा दिया जा रहा है, पब्लिक पैसा दे रही है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है इसमें कि हम ये संपत्ति गिरवी रख रहे हैं तो हम आपको लोन देंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो डिबेंचर में सिक्योरिटी नहीं होती है, बाकी रिटर्न होता है और एक सिंपल सी बात है, लोन की तरह ट्रीट करते हैं कि हम क्या हैं, लोन दे रहे हैं आपको, बदले में एक पेपर दे दिया जाता है। और एक्सेप्ट कौन करता है, ये जो लोन पेपर है, लोन पेपर, राइट, तो लोन पेपर दे दिया जाता है, ऋण पत्र कहा जाता है। ठीक है, और एक तरह से ये कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं, लेनदार माने जाते हैं। भाई कंपनी ने पैसा लिया है, ऋण के रूप में लिया है, तो लेनदार है ना जनता, आज नहीं तो कल पैसा क्या है, लेगी। ठीक है, तो ऋण पत्र है और इनको वापस ऋण जो है, इन्होंने पैसा लिया है तो पूंजी प्राप्त करने का अधिकार भी है। जब कंपनी का समापन होता है, वाइंड अप होता है, तो कैपिटल या जो अमाउंट इन्वेस्ट करी है, कैपिटल रिटर्न या फिर विनियोजित पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। विनियोजित पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये कहलाते हैं हमारे ऋण पत्र। कंप्लीट। तो डिबेंचर एक तरह लोन पेपर है जो एक्सेप्ट करती है कंपनी, जो इससे क्या होता है, कुल मिला के पैसा आता है कंपनी के पास और कंपनी अपनी वित्तीय स्रोत कलेक्ट करके बिजनेस को रन करवाती है, ग्रोथ करवाती है। इसके साथ ही हम कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया हमारा डिबेंचर। अब बताया गया है कि डिबेंचर जो है ना, ऋण और अंश पूंजी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो पहला नेचर के अकॉर्डिंग, प्रकृति के आधार पर।
अंश स्वामित्व कोष का हिस्सा होते हैं, जबकि ऋण उधार कोष का। मैंने आपको बताया ना, ऋण पत्र एक तरह से क्रेडिटर माने जाते हैं, लेनदार माने जाते हैं, जिन्होंने पब्लिक ने हमसे हमने जो इशू करा है उसके लिए। तो ऋण पत्र क्या माने जाते हैं? लेनदार माने जाते हैं, क्योंकि उधार तरह दिखाते हैं और फ्यूचर में पे करना है। जबकि अंश धारक क्या होते हैं? कंपनी के स्वामी होते हैं, क्योंकि पूंजी में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो उधार की बात, ये तो लोन की तरह बात हो रही है, तो ये तो कंपनी के लिए दायित्व है कि फ्यूचर में पैसा देना है, लेनदार हुआ है, ठीक है। लेकिन अंश क्या है? अंश तो कैपिटल में पैसा दे रहे ना। हमने जब बात करी 1 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत है, तो अंश खरीद रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं ना आपकी पूंजी में, तो वो कंपनी के कौन हुए? स्वामी हुए। और जो भी शेयर धारक है वो कंपनी के क्या है? स्वामी है। स्वामी मतलब ये नहीं कि बिजनेस पूरा उनका है, नहीं, वो उसमें वोटिंग राइट्स रखते हैं। कौन? अंशधारी जो है जिस भी कंपनी में विनियोग कर रहे हैं उस कंपनी में वोटिंग राइट्स रखते हैं, क्योंकि वो जो है कंपनी के स्वामी हैं। अब वोटिंग राइट्स, कुछ भी मीटिंग्स होती है या मैनेजमेंट डिसीजन लेना होता है तो वोटिंग राइट रखते हैं, वोट दे सकते हैं कि हाँ अगर ये डायरेक्टर सेलेक्ट करना है या मैनेजर सेलेक्ट करना। लेकिन डिबेंचर वालों को ये कोई राइट नहीं है, वो तो हमारे क्रेडिटर है, हमने उनसे लोन लिया है। लेकिन इक्विटी शेयर्स हैं वो हमारे क्या है? स्वामी है बिजनेस के, क्योंकि उन्होंने कैपिटल में अपना योगदान दिया है, अंश खरीदा है, ठीक है। तो उसके बाद स्थिति, ये कंपनी के स्वामी होते हैं, मैंने बताया ही अभी, इक्विटी शेयर्स, और ये कंपनी के लेनदार होते हैं, ये बात भी डिस्कस हो गई। फिर नियंत्रण, इनके हाथ में कंपनी का नियंत्रण होता है, इक्विटी शेयर्स वालों के हाथ में कंपनी का कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। लेकिन इनकी कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है। जिसके पास शेयर है उसको वोटिंग राइट्स है ना, और कंट्रोलिंग है, लेकिन इनके पास डिबेंचर होल्डर्स के पास कुछ नहीं होता है। मताधिकार मैंने बात कर ही ली, ये वोटिंग दे सकते हैं, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। रिटर्न, इनको नियमित प्रतिफल का अधिकार नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया था इक्विटी शेयर्स को फिक्स रेट से रिटर्न का कोई अधिकार नहीं है, जबकि इनको नियमित ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। हमने बताया आपको डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो एज अ लोन ट्रीट होता है डिबेंचर, और वो डिबेंचर होल्डर हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, जबकि इक्विटी शेयर्स हमारी कंपनी के ओनर होते हैं, वोटिंग राइट्स रखते हैं, लेकिन फिक्स रेट से डिविडेंड जो है वो प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। उसी तरह यहाँ बताया कॉर्पोरेट बॉन्ड भी डिबेंचर की तरह होते हैं। एक फिक्स रेट से क्या होता है, उनको ब्याज या इंटरेस्ट है या डिविडेंड है वो पे करना होता है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड से भी कंपनी चाहे तो पैसा ले सकती है। उसके बाद है, हमने इक्विटी पढ़ ली, प्रेफरेंस पढ़ ली, डिबेंचर पढ़ लिया। विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, विशिष्ट वित्तीय औद्योगिक संस्थाएं, अगर आपका बिजनेस औद्योगिक पर्पस से चलता है, इंडस्ट्रियल चल रहा है, सपोज कुटीर उद्योग चल रहा है या किसी उद्योग को बढ़ावा देने वाले उद्योगों में आपका नाम आता है, तो आपको क्या है, स्पेशल इंस्टीट्यूट्स जैसे IDBI, ये जो है ना इंडस्ट्रियल बैंक जो पैसा देते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट्स आपको पैसा देती है, यानी वित्त देती है कि हाँ आप बिजनेस स्टार्ट करो, हम आपको लोन दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप लोन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लीज और पट्टा। लीज और पट्टे पर भी वित्त हो सकता है। आपने लीज का नाम सुना है? लीज क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये राजू है और ये काजू है, ठीक है। अब क्या होता है, काजू के पास एक खेत है, ठीक है, ये काम नहीं करता, इस खेत में फसल नहीं उगाता है। अब राजू ने देखा इसके पास जमीन है, इसके पास काम नहीं आ रही है, तो क्या ये जमीन में उपयोग में ले लूं क्या? किसको बोलता है? काजू को। हाँ ले ले, काजू एक्सेप्ट हो जाता है। फिर वो एक शर्त रखता है, क्या कि मेरे को तू मेरी संपत्ति ले ले, इस पर तेरे को खेती करनी है कर ले, लेकिन मेरे को किराया दे दे। क्या दे दे? किराया। या फिर जितना भी इसमें से तू उगाएगा, तेरी फसल होगी, उस जो बेचेगा उसमें जो पैसा आएगा उसका 50% मुझे दे देना।
कौन कहता है? काजू। तो ये बात इनके बीच में डील होती है। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं आपको किराया दे दूंगा, हर महीने या हर साल जो देना होगा 5,000 दे दूंगा, और आपकी संपत्ति का उपयोग करूंगा, यानी आपके खेत का उपयोग करूंगा। तो क्या हुआ? इन दोनों के बीच में डील हुई। तो इसी को कहा जाएगा लीज, या हिंदी में पट्टा कहते हैं। यानी इस पर इसने, काजू ने, अधिकार नहीं दिया, सिर्फ संपत्ति दी कि आप यूज कर सकते हो। उसी तरह बिजनेस में मशीन्स हो सकती हैं कि ये मशीन है, आप वहां पर लीज पर ले लो, उसको यूज में कर लो और एक रेंट दे दो, लेकिन आपकी वो संपत्ति आपकी नहीं हुई। ये जो खेत है वो राजू का नहीं हुआ है, काजू का ही प्राप्त क्या कर रहा? किराया। तो उस तरीके से भी आप पैसा कलेक्ट कर सकते हो किराए के रूप में, पट्टे पर देकर आप क्या कर सकते हो? फंड जनरेट कर सकते हो, बिजनेस में पैसा ला सकते हो। कुल मिलाकर बात हो रही है आप बिजनेस में पैसा बाहरी तौर पर कहां से ला सकते हो। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा? हमने देखा कि ट्रेड क्रेडिट पर हम पैसा ले आएंगे। फिर हमने देखा कि जो भी देसी बैंकर्स हैं, महाजन हैं, सेठ है, आड़तिया है, दलाल है, वहाँ से पैसा ले आएंगे। फिर हमने देखा बैंक से लोन ले लेंगे। फिर हमने देखा पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम पार्टनर को ले आएंगे कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाएगा तो भी पैसा मिल जाएगा। उसी के साथ हमने देखा इक्विटी, पब्लिक में क्या करेंगे? शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा ले लेंगे। फिर हमने देखा प्रेफरेंस शेयर में भी वही है, प्रेफरेंस देकर पब्लिक से पैसा ले लेंगे, 2 प्रेफरेंस देकर। फिर ऋण पत्र में भी क्या? हम पब्लिक एज अ लोन पब्लिक से पैसा कलेक्ट करेंगे और उनको इंटरेस्ट दे देंगे, और हमारे पास एक ऋण पत्र होगा, ऋण का प्रमाण होगा कि हमने किसी को पैसा दिया है, हमने किसी से पैसा लिया है या जनता ने पैसा दिया है। तो वो किस बेस पे है? ऋण के बेस पे है। ठीक है। और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं तो वो लोन हमें देती हैं, जैसे IDBI की बात करी, इंडस्ट्रियल को देती है, वहाँ से हम पैसा ले सकते हो, लीज पट्टे पर ले सकते हैं। हमारी कोई संपत्ति है जो यूज़ में नहीं आ रही है तो हम किसी को दे दें तो वो हमें रिटर्न में किराया देती है, तो वो लीज और पट्टे की बात होती है। लेकिन इसमें संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है, हमने एग्जाम्पल से भी क्लियर करा। तो कुल मिलाकर बात यही हुई, जब हमें पैसा चाहिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो बिजनेस का सोर्स कहाँ से होगा? इंटरनल भी हमने देख लिया और एक्सटर्नल भी आज हमने क्लियर कर दिया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।